विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज का डेली क्विज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? ऑप्शन सी, जर्मनी में स्थापित हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना 24 फरवरी 1920 को की गई थी। 24 फरवरी 1920 को की गई थी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो होती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होती हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है आर्द्र होता है। अगर बात की जाए इनके क्षेत्र की कि ये कितने क्षेत्रों पे फैले हुए हैं, तो ये जो है लगभग 35%, यानी कि 34.80% भाग पे ये फैले हुए हैं। और ये आर्द्र जो है ये लगभग 33.19, यानी कि लगभग 33, यानी देखा जाए तो लगभग ये 67% क्षेत्र पे ये फैले हुए हैं। ये दोनों, अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, क्योंकि यहाँ पे पूरे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात की जा रही है, इसमें आर्द्र और शुष्क की बात नहीं की जा रही है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए यही वन है, और ये लगभग ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सब हिस्सों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो हैं वो विश्व का सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं ये, और ये विश्व का सबसे बड़ा मुहाना और डेल्टा है, और ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका स्थिति कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। भारत में बजट निर्माण करने का कार्य किया जाता है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन बी सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1947 को किया गया था। 1947 को किया गया था संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान निर्माता सभी सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। इनको याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, परख किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो परख जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छात्र सीखने का आकलन। ठीक है, परख जो है एक शिक्षा पोर्टल है, और ये सीखने और सिखाने से संबंधित पोर्टल है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, भूमि की जो ऊपरी परत है जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उसी का हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बह जाना को मृदा अपरदन कहा जाता है। और इसको रोकने का सबसे जो कारगर उपाय है वो है वनरोपण द्वारा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जापान एक विकसित धनवान देश बना है, तो ये किस कारण बना है? तो मानव संसाधन में निवेश द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान मानव संसाधन में निवेश के द्वारा एक विकसित देश बना है। और इसके अलावा ये क्या है कि जापान जो है उन्होंने मानव संसाधन में निवेश किया है, और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश किया है, जिस कारण वो एक विकसित देश बने हैं। उनको जो भी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनका वो आयात कर लेते हैं दूसरे देशों से, लेकिन उनके जो लोग हैं वो सक्षम हैं, डेवलप हैं। चलिए, भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शतरंज खेल से है निहाल सरीन का संबंध।
उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? ऑप्शन सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। कौन? पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिक्षा व प्रशिक्षण। मानव पूंजी में, मानव भी एक तरह का संसाधन है और इसको शिक्षा व प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, अक्टूबर नवंबर। मानसून जो है वो भारत से 1 सितंबर से लौटना शुरू हो जाता है और लगभग 15 नवंबर तक ये भारत से पूरी तरह से लौट जाता है। तो भारत में लौटते मानसून की जो अवधि है वो अक्टूबर नवंबर ही होगी। और लौटते मानसून से पूर्वी तटीय मैदानों पर क्या होती है? वर्षा होती है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1917 में सबसे पहला जो जूट मिल स्थापित की गई थी वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आम्र वर्षा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा, दांडी से। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुई थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, याद रखेंगे डेट भी 12 मार्च 1930 को। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन सी सही होगा, स्टालिन। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? ऑप्शन सी, विकासशील देश। विकासशील देश की जो जीडीपी होती है वो विकसित देशों की अपेक्षा काफ़ी निम्न होती है। ये अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं और इनके जो प्रति व्यक्ति आय होते हैं वो भी विकसित देशों से बहुत कम होते हैं। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। और सोडियम कार्बोनेट का जो होता है वो Na2CO3 होता है। यहाँ पे CO3 होगा, Na2CO3 होता है। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोवन सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड पर कार्य करता है। MRI जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पे कार्य करता है। निम्नलिखित में से पारितंत्र नहीं है कौन सा एक प्राकृतिक, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है फिर भी समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वन जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नदी जो है ये भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन बगीचा जो है ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। वनों की रोपाई करके बगीचे बनाए जाते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? ये काफी आसान सवाल है, सबको पता होगा। ऑप्शन बी सही होगा, टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक होता है काफी उच्च होता है, इस कारण विद्युत बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है।
हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। आरबीसी में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है और आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी की जो कोशिका होती हैं उनमें केंद्रक का अभाव होता है और ये पूरे ब्लड का लगभग 40% होते हैं। ये आरबीसी जो होते हैं ये लगभग पूरे रुधिर का 40% होती हैं। इनकी जो औसत आयु होती है वो 120 दिन होती है। जो हीमोग्लोबिन की जो औसत आयु होती है आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है। और आरबीसी की खोज जो है एंटोनियो लीवेनहॉक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कोट के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। जल के द्वारा भी होते हैं, वायु के द्वारा भी होते हैं और कोट के द्वारा भी होते हैं। चलिए, एक विद्युत जनित रूपांतरित करता है, तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और विद्युत जनित जो है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये सिद्धांत जो है फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है वो फैराडे ने दिया था। तो इसको याद रखेंगे कि विद्युत जनित जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे फैराडे ने दिया था और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इन बातों का याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आया सवाल, डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, तो किस लिए श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए ये जाने जाते हैं। मेंडलीव जो है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन बी, मेंडल को जाना जाता है। अनुवांशिकी के जो जनक होता है वो मेंडल जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी से। खाद्य उपलब्धता से, खाद्य की पहुंच से, खाद्य की सामर्थ्य से, ये सभी मिला के क्या होते हैं? खाद्य सुरक्षा के श्रेणी में ये सभी के सभी कार्य आते हैं। अमन फसल संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा इसका, धान से। अमन जो है वो धान का एक प्रकार है, ठीक है। अमन के अलावा ओस तथा बोरो भी चावल के एक प्रकार है, धान के एक प्रकार है। असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शार्क। शार्क का जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है। और असमतापी जंतुओं के कुछ और उदाहरण हैं, ये मेढक हुए, सांप हुए, कछुआ हुए, छिपकली हुई, ये सभी जो हैं ये असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड जंतु होते हैं और इनका जो तापमान है वो वातावरण के हिसाब से बदलते रहता है। चलिए, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल होना चाहिए। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में ये लगते हैं। ये न्यूटन के तृतीय गति नियम से पे संबंधित है। ये न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है, जो कि क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, और आप लोगों के लिए डेली क्विज हमेशा लगभग 8 से 9 के बीच में अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको ये क्विज पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।